रजा सनम को बानाओं में भरते हुए किचन में लाया और अशफी लिए रोटी सब्जी प्लेट में निकाल कर उसे अपने साथ हाथ रूम में ले आया। आओ तुम्हें मैं अपने हाथ से खाना खिलाऊं। रजा ने उसे अपने करीब बैठा कर कहा, नहीं मैं खुद खा लूंगी, आप तकलीफ ना कर सकता। सनम ने झिझक कर कहा, मुझसे मोहब्बत करती हो फिर भी झिझक तुम रजा की सोचा हो, खुद में एतमाद लाओ और बहादुर बनो। रजा ने कहा तो सनम खामोश रही। मैं नहीं चाहती आप में और बलसा अंकल में किसी भी कस्म की झड़प हो या मुझे लेकर तल्फी पैदा हो। असल में डरती हूँ। सनम ने आज अपने दिल का खदशा बयान कर ही दिया। अच्छा तुम्हें अपने ससुर की बहुत परवाह है, लेकिन एक बात याद रखना सनम, तुम पीछे नहीं हट सकती। अगर मुझसे मोहब्बत करती हो तो तुम्हें इसी मोहब्बत की कसम मेरे साथ बैठ कर खड़ी रहना, बाकी सब मैं सलाह लूँगा। और अगर तुमने वही कमानी थी क्या किसी का दिल रखने के खातिर मेरा दिल को मुझे छोड़ कर दे तो तुम देखो मैं क्या करता हूँ। रजा नवाला बनाकर अशफी मुंह के करीब ले गया तो वो डरी सहमी नजरों से रजा को देखने लगी। खा लो। रजा ने कहा तो सनम ने मुंह खोला और खा लिया, आप मुझे मारेंगे और पैर कर रखेंगे। सनम ने कहा तो रजा खतरनाक अंदाज में मुस्कुराया और सनम के सर से दुपट्टा उतार कर अशफी जोड़े को खोल दिया और अशफी कान में हल्की सी सरगोशी की। नहीं ना, तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचा नहीं सकता, चाहे वो मैं खुद ही क्यों ना होना, लेकिन इसे मेरी कमजोरी मत समझना सकता। तुम्हारी वफा और मोहब्बत मेरी ताकत बनी रहेगी। और हाँ, अगर कुछ बेवकूफ़ी की भी तो तुम प्यार वाली सजा तो भी जा। सनम जान शुआर हूँ, तुम्हारा और मुझ पर एतबार करना सीखो। रजा बोलता हवा उस पे कान की रुए को दानतों से बेदर्दी से कट गया तो सनम ससक पड़ी और कभी नहीं सुधरने वाले। सनम रजा को दूर दकी कर, मेरी सजाएं तो ऐसी ही होती है। मोहब्बत भरी मारक तुम्हें हसीन सजाओं से नवाजूंगा अगर तुमसे कभी गलती हो गई। रजा का प्रसरार लहजा सनम को खौफजदा करने के लिए काफी था। डरती क्यों हो, मजाक कर रहा हो। एक तो पहले तुम डर लोगों से नजरें मिलाने से तुम्हें शर्म आती है, लेकिन जो भी कर वो सबसे बड़ी बात यह है कि तुमने मुझे और मेरे प्यार को तस्वीर तो क्या। रजा इसका मासूम चेहरा देखकर बोला, जो हमेशा इससे डरती और दूर भागती रहती थी, आज वही लड़की इसके पहलों में बैठी थी। अच्छा तुम ही हंसी थी। मुझे शक हवा तो मैं पीछे छप गया और देखा कोई चोरी छुपे मेरे किचन में दस आया है। बस मैंने उसका चेहरा तक देखना जरूरी नहीं समझा और जोर का थप्पड़ जड़ दिया। अगर मुझे पता होता तो वो तो बाना उन्हें उठा लेता। रजा ने उसका गोद में रखा हाथ अपने सख्त खड़े हाथ में था। सनम पर हया की लाली चढ़ गई थी। क्यों छोड़ दो, जिंदगी भर के लिए ये हाथ थामा है और अब नहीं छोड़ने वाला। तुम ये डरना कम करो। रजा सख्ती से बोलकर उसके चेहरे पर आते बालों को कान के पीछे रस्ता हुआ उसके चेहरे पर जगा तो सनम ने उसके मुंह पर उसा हाथ उसे मजीद किसी गुस्ताखी करने से रोक दे। रजा मेरा पेट भर गया और मैं बहुत खा चुकी हूँ, अब घर जाऊंगी और देर भी बहुत कर दी है, सनम ने कहा तो रजा ने उसका दूसरा हाथ भी जकड़ कर झटक दिया। अब तुम मार खाओगी सनम। रजा सुल्तान, मुझे खुद से आइंदा दूर करने की कोशिश भी की तो अच्छा नहीं होगा, तुम पर सिर्फ मेरा हक है। रजा उसके पीछे गले में अपना हाथ डालकर उसका चेहरा खुद के करीब किया तो सनम ने कहा पलकों का भाव खाकर रजा बेमानी तेजी से उसके चेहरे के एक एक खतों को अपनी नजरों से छू रहा। रजासम ने इतना ही कहा था कि रजा ने सनम के सूखे लबों पर अपने प्यार से लगभग खुद को सैराब करने लगा। सनम के हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे, वो जानती थी रजा के चंदन से बचना आसान नहीं है। वो इतनी आसानी से हाथ आया शिकार नहीं छोड़ने वाला। सनम को जब बर्दाश्त न हुई तो सनम ने रजा के बाजू को मजबूती से थाम लिया। रजा मोहब्बत में डूबा धीरे धीरे सारे हदों की तनाव तोड़ता हवा पूरी तरह उस पर आज का खाजा। जब थोड़ी देर बाद इससे अलग हवा तो सनम उसके बाजू से लगी लंबा लंबा सांस ले रही। बहुत बुरे है आप सनम, बेरबक अल्फाजों में बोली। रजा ने जुमानात भरे लहजे में कहा, बहुत ज्यादा से भी ज्यादा मुस्तफा, आप तो अभी से डर गई। पूरी जिंदगी मेरे साथ गुजारनी है, पता नहीं फिर आपके नाजुक मजाजी का क्या होगा। मैं तो अपना हर हक वसूल लूंगा और गैर की कोई गुंजाइश नहीं। नसर ने रजा के मुंह से यूं बेबाकपन वाली बात सुनी तो अपने नाजुक हथेली से रजा के कंधे पर हल्की सी वार लगाई, जिस पर रजा ने तफसी नजरों से उसे देखा और गलती हो गई। वो सगा गया क्या सनम छट से बोली और सर छका, जब दिल पर वार क्या था तब तो सोचा नहीं था। और जितना मेरा तुम पर हक है सकता तुम्हारा भी मुझ पर हक है, और तुम मुझ पर हुक्म चलाओ सकता हक जताओ मुझे अच्छा लगेगा, बस हमेशा मेरे साथ रहना। रजा ने कहा तो सनम बर्दाश्त और दर्द से कहा अफफ खुदाया। सनम झकती ही चली गई और पेट पर हाथ रख लिया। क्या हुआ, कुछ बोलो सनम। मेरी जान क्या हुआ, कहाँ दर्द हो रहा है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। नारजा उसकी हालत मत नजर रखते हुए उसे प्यार से सहला कर उसे खुद से लगा दिया। कुछ नहीं नजर बहुत हो गया, अब कभी आऊंगी। मिल सकता आज सुबह से मैंने दवाई नहीं ली है, अगर अरसुन भाई को पता चल गया तो खैर नहीं। सनम बोली तो रजा उसे सहारा देकर उठाने लगा। हवा क्या है यार, तुम्हारी लंदन कितनी जल्द क्यों पड़ गई और पेट पर मोटी हो गई हो या कोई और बात है। रजा का बाजू का सहारा लिए वो चलने लगी। कहा ना अभी कुछ नहीं बता सकती, बस आप मुझ पर यकीन रखिएगा। और रजा प्लीज मुझे छोड़िएगा। नहीं सकता वरना मैं जीते जी मर जाऊंगी, सनम आंखों में नमी लेकर बोली। रजा ने उसे सीने से लगा दिया और अपनी सब अजीत भूला कर सनम में डूब गया। बदली कही कि मुझे तो डर था, कहे तुम ही मुझे फरामोश न कर बैठो।
इन आंखों में अब आंसू ना आने पाए, सकता सिर्फ खुश रहो समझी, और हाँ आइंदा मुझे का नाम जुबान पर मत लाना वरना अपनी हाथ से तुम्हारी जान ले लूंगा। रजा आखिरी लफ्ज़ पर जोर डालकर बोला तो सनम रजा की सनी आंखों में मोहब्बत देख मुस्कुरा गई। रजा सनम यानी ढेर सी आंखों में खतरा और सनम रजा की परतपश और मोहब्बत उतार की आंखों की ताव ना लाकर अपनी नजर फंसा गए। सनम का यूं शर्माना दुबराना रजा को भाता था और उसकी दीवानी बढ़ती चली जाती थी। अब तुम थोड़ी देर भी मेरे करीब रही तो मैं बेकाबू होकर शरारत कर दूंगा जिस पर तुम खफा हो जाओगी, सो आ जा सकती है। रजा ने कहा तो सनम अपना दुपट्टा अच्छे से सर पर रखते हुए जाने लगी। रजा को कुछ तो अजीब सा लगा, खा सकता सनम का यूं लगा कर चल ना सकता, तबीयत बोझल होना सकता है, जिस्म का यूं विदाज होना और ऊपर से रजा से परहेज करना। रजा को कुछ दिमाग में खटका था लेकिन इसने वह सोच कर जहन झटक दिया। रजा सोचने लगा बाकी सब तो ठीक। अब सनम का भाई कैसे निकल गया, रजा यही सब सोच रहा था जब सनम जाते जाते मुड़कर रजा की तरफ मुस्कुरा कर देखा और इतने काताना अंदाज में उसने देखा था कि रजा का दिल धड़कना भूल गया। वो बहुत प्यारी लग रही थी और ऐसी नजरों से रजा को कभी किसी ने नहीं देखा था। रजा दिल पर हाथ रख सोचने लगा, इस लड़की ने तो उसे खड़े खड़ा पता कर दिया और अपने सहर इश्क बता क्या कि आगे पीछे कुछ नहीं सोचता है बल्कि साथ सनम वापस आ। अब वो बहुत उसको थी, दिल में इत्मीनान सा उतरा और रजा से मुलाकात कर वो आई और उसका पूरा वजूद मोहब्बत से गुलनार उठा। सनम वापस शाम को होती और गन भी साफ खारिफ है। सनम अब मैं चलती हूँ, बहुत लेट हो गया है, ऊपर से डर भी लग रहा है। रोजाना वहाँ मेरा सर ही ना फाड़ डाले क्योंकि आज दिन भर से एक भी कॉल नहीं किया और ना ही नून को भी कोई बात बताई कि कहा कैसी हूँ को तो समझा दूंगी, लेकिन रोजाना वहाँ से मैं बहुत डांट और मार खाने वाली हूँ। बिल कुछ सोचते हुए सर सांसें खींच कर बोली रहा मुझे रोजाना वहाँ से बात करवा देना। मैं उन्हें समझा तो कि तो मेरे साथ थी और तेरी फोन की बैटरी डेड हो गई, सन चक्की बजा कर बोले तो वही हमेशा वाली अकल की आंधी रहेगी, वो वह है सब जान जाती है। और अगर तुमने ये बात कही ना तो मेरे साथ साथ तो भी फंसेगी। मैंने सीधा ये कहना है दिल की फ़ोन की बैटरी डेड हुई थी, आपका फ़ोन तो सलामत था, आपने क्यों नहीं कॉल किया। फिर मेरी माता जी ये कहेगी कि अपने आप घर के बड़े से बात करवाए, फिर क्या होगा हो जाए हम दोनों का पोस्टमार्टम और फिर दोनों को अच्छे से 50 रुपयों की सलामी मिलेगी। इसलिए अगर छोटा सा दिमाग ज्यादा और चला और जा फिर ये ने कहा और जाने के लिए बड़ी तभी कसो वहाँ आ गया गाड़ी को वो औजार और हाँ भाई मिल गया, बहुत दिनों बाद गई थी ना तो हम लोग बातों में लग गए थे और वजारा माँ तो मुझे काफ़ी देर तक रोकना चाहती थी लेकिन मैंने पता है क्या कहा सकता। मैंने कहा मेरे भाई और बाकी घर वाले इंतजार कर रहे हैं, फिर मैं जल्दी आदेशन ने काफ़ी अच्छा झूठ तराशा था। दिल ने बस सुकून का सांस लिया वरना उसे डर था कहीं वो कुछ कहानी में गड़बड़ न कर दे। रास्ते में ही दिल ने सनम को सारी झूठी कहानी समझा थी कि उसे यही कहना है और सनम ने उस कहानी को रजबा कर दिया और वही कहा जी मैं अब चलती हूँ। मैं तो बस सनम को घर तक छोड़ने आई थी, अब मैं चलती हूँ कि सनम खुदा हाफिज अपना ख्याल रखना सकता लो यू बेबी गर्ल फ्लाइंग किस सनम की तरह उछाल कर बोलती हुई जाने लगी तो सनम भी उसकी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराती परेशान हो गई। ड्राइवर के साथ चली जवाब सम पाई की नाक फेरी करता आवाज़। सनम ने आपके इशारे से मना किया और कहा जल्दी यहाँ से निकल जाए वरना अगर साजिदा बेगम और वहाब साहब आ जाते तो सवाल जवाब का क्लास शुरू हो जाते थे। नहीं वो मां नाराज हूँ, जीना को पसंद नहीं वे किसी ड्राइवर के साथ अकेली शाम को घर पहुँचूँ। मैंने कहा तो परसुन तम सफराना अंदाज में हंसा। अच्छा फिर तुम जितनी दूर पैदल जाओगी और अगर तुमने केवल किया किसी रक्षा पर ही गई तो वो रक्षे का ड्राइवर तुम्हारा रिश्तेदार होगा, वो भी तो अजनबी होगा। हाँ नहीं जी मैं चली जाऊंगी, आप क्यों जहमत कर रही है, हिगल ने कहा तो परसुम ने सख्त लहजे में कहा अच्छा चलो फिर मैं छोड़ आता हूँ या मैं भी तुम्हारे लिए अजनबी हूँ। सनम और दिल दोनों बोक लग गई और एक दूसरे की शक्ल देखने लगी। नजरों का तबादला हवा और दिल ने कहा नहीं ठीक है चलिए मैं बहुत थक भी चुकी हूँ और काफ़ी लेट भी हो गई हूँ। बिल बोल कर अपने चेहरे को रिजाब से ढकती बारी दरवाजे की जानिब बढ़ गई और रसुन भी उसके पीछे चल दिया। सनम ने दिल से कहा कि बस वो दोनों बच जाए सकता और भांडा फूट न जाएगा। फ्रंट सीट पर बैठी अपनी उंगलियों से सकारफ का कोना मूलते हुए वो रसुन को देख रही थी जो पूरे जाकर जमाल के साथ आए उस सीट पर बैठवा अपनी कोड़ा को करा और बहकर को परेशान देखती थी तो इस फरोज को शुक हो जाएगा और फिर साफ साफ सनम जान भी बुरा हासिल है। नावली बेबी नावली को खुद को समझाई जा रही थी परेशान देख रही हो, तबीयत तो ठीक है। नर्सन के सवाल पर बिल ने असबार में सर हिलाया और कहा जी मैं ठीक हूँ, बस कल यूनी ने मेरा क्लास टेस्ट है, इसी के मतलब सोच रही थी। सत्ता बहुत बदन है, बिल ने सफेद झूठ बोला और टेंशन मत लो नॉर्मल क्लास टेस्ट है, अच्छा ही होगा और बस अच्छे से तैयारी कर जाना। अरसों ने अपने हिसाब से उसको दिलासा देने की कोशिश की। फिर बोल कर सोचने लगी अगर इस बंदे को पता भी चल गया कि आज हम रजा भाई की तरफ गए थे तो पता नहीं कि मेरे साथ कैसा सलूक करे, ज्यादा से ज्यादा 2-3 थप्पड़ ही मार सकता है मगर बस आज मेरा भाई बैठ लेना।
मैंने कोई गुनाह नहीं किया है। सत्ता उल्टा शोहर और बीवी के बीच की गलतफहमी को दूर करने की कोशिश की है और उन दोनों को करीब लाने की कोशिश की है, लेकिन झूठ बोला ये गलत था। लेकिन फिर मेरी गेट में खूब नहीं सकता। आप मेरी खता पर बदल कर मेरे दिल की ख्वाहिश को पूरा कर दे और हर दिल को चार से भर दिलानी गुलदार कर चले हाँ फिर को असों ने टोका। सब खैरियत ना, बहुत ज्यादा थकी मंदी लग रही हो, कोई बात है तो बता सकती हो, शरीर में हल बता सको नहीं। शुक्रिया, कुछ मसलों का हल हमें खुद ही तलाश करना पड़ता है और हर तकलीफ या परेशानी बताने के काबिल नहीं होती और कुछ मीन सीन राम शहीदीन हमारे खुद की वजह से होते हैं सकता और हमें चाहिए कि हम खुद ही हल कर लेकर मुस्कुरा का बोली और शुक्रिया क्या था इससे थोड़ी दूर कर। गर्ल ने सुकून भरा सांस लिया कि रसम उसे घर तक छोड़ने नहीं रहा, वरना एक नए जंग का आगाज हो जाता न सोच रही थी। मैं ये सिल्वर कलर की सूट पहनूं, सब ने कहा तो साजिदा बेगम फौरन रस्ते करीब आए और बोले, तुम मेहंदी का फनकशन अटेंड नहीं करोगी, अपनी हालत देखो बेटा और घर पर आराम करो। जी बेहतर, जैसा आप ठीक समझे। शरण के चेहरे का रंग पर घर में बदला था और वो उदासी से सर झुकाए चली गई। बाकी लड़कियां और घर में आए रिश्तेदार कपड़े और जगीली सली कट कर रही थी। मुझे नहीं लगता तुम ज्यादा ही सख्त हो रही हो, वाहिद साहब अपना रेनक नार पर चढ़ा कर बोले। आप खामोश रहे, आप क्या जाने, फिर से उसका पहला बच्चा है और बहुत एहतियात बरतनी पड़ती है। शरण के फायदे के लिए इन्हें इस कदर सख्ती और रोक टोक करती हूँ, साजिदा बेगम बुझाते कर बोले। ठीक है समझ गए, लेकिन उसे बाहर निकला दिया करें और उस पर अरमान हो भी सकता, वैसे भी वो इस कदर सादा रहती है। अगर कहीं उसका जाने का दिल करे तो जाने, दाल छूटी ये जीप छूटी ये छेदी बेबड़ी मेरे दोस्त के बेटे की पार्टी है, लेकिन उस दिन हादसा अरसों के मेहंदी फरकशन हो गए तो सनम को बर्थडे पार्टी में जाने। वैसे भी मासूम बच्चों की पार्टी होगी और सनम जाएगी तो खुश हो जाएगी। वाहिद साहब ने नया सोचा छोड़ा तो साजिदा बेगम ने गौर से उन्हें देखा, जैसे उनका जरी तवाज़ुन बिगड़ गया। कौन ठीक सिर्फ जाने दे रही क्योंकि एक मासूम बच्चे का बर्थडे है, समझे आप, साजिदा बेगम ने कहा तो वाहिद साहब मुस्कुरा दिया। सनम फेब्रुअल का कामदार फूल को प्लाजो पैनल बुक्कर को कंधे पर सेट कर रही थी। सत्ता हल्का हल्का सा देखा उसके हसन को दोबारा कर रहा। हसना आईने में खुद को देख सोचने लगी को हाथ रजा से देख रहे तो उस पर वाह हो जा सत्ता फिर अभी सोच पर शर्नासी हुई के वजह किस कदर जज्बाती है और वो आंखों फर्ज हुस्न में देख रहे को भी वालों उन्हें कोई गुस्ताफी न कर दे। सनम ने अपनी हरी झील सी आंखों में भर भर कर काजल लगाया और अपनी दूधिया गोरी सफेद रंगत को देख सोचने लगी, ठंड बहुत है, असली उसे चादर भी ओढ़ लेनी चाहिए। खुली काली चादर से सर को ढक वो जैसे ही कमरे से बाहर निकली, साजिदा बेगम ने उसे जागा। खुदाया फिर सरा सकता ऐसे वक्त निकल, पहले तेरी नजर उतार दो, फिर इतनी हसीन लग रही है मेरी बच्ची। साजिदा बेगम जल्दी से कचन से लाल मर्ची मंगवा कर बाहर गर्दन में मुलाजमन से जलवा दिया, फिर आई तरकसी का वर्क कर सनम पर दम कर दिया। किसी से ज्यादा बात मत करना और हवा कुछ खाने पीने की जरूरत नहीं है। गफरदारी के ब्रेक सीट में रसुल ने पेट करवा कर पहले से ही रखवा दिया था। खामोशी से जाना और आना है बाहर साहब कि तुम फास्ट में हाँ हो सकता यही कहना, लेकिन तो कहा जब कोई सवाल करना की अब मैं जाऊँ। सनम कहकर सीढ़ी और संभल कर उतरने लगी, क्योंकि ऊपर खड़ी साजिदा बेगम किस पर अकाब जैसी नजर रखी हुई थी। सनम कल कर देना मैं तुम्हें पकअप करने आ जाऊँ। गर्सुल उसे कोच में ही मिल गया था, ठीक है कर दो गिव जाऊँ। सनम ब्रेक सीट पर बैठ गई तो अर्सुल बनाया जो सब मेहंदी के फरकशन के लिए निकलने वाले थे वो लोग भी निकलते बने। सनम सालिहा रियाज के बंगले के कोच में उतरी तो रियाज साहब ने उसे वहीं से जाना। आप सनम वहाज है, नवाज साहब ने आपके बारे में बताया था। आप आ रही है। रियाज साहब एक बुजुर्ग इंसान थे। सनम को हमेशा सनम शहबाज सदीफी सुनने की आदत थी। असली उसे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। जी सनम ने बस इतना ही कहा और पार्टी में चली गई। सालिहा बेगम बेटे को गोद में लिए घूम रही थी। अंकल ये आपका बेटा है। सनम ने रियाज से सवाल किया तो वो हंस दिए। नहीं बेटा जी ये मेरा पोता है। दानिश और सालिहा मेरी बीवी है, मतलब दानिश की दादी है। आज साहब की बात पर सनम ने हूं का कोना दबाया और सोचा कितने ज्यादा बेवकूफ़ी वाले वो सवाल कर रही है। साजिया बेटा इधर आना। रियाज साहब ने ख्वातीन की भीड़ में किसी को पकारा तो एक जवान लड़की जो रेड वफील साड़ी काफी नफास से पहने डायमंड का जगरात पहने काफी इटला कर चलते सनम के करीब। साजिया बेटा इनसे मिलो ये है सनम जान, वाहिद साहब की खास मेहमान है, सकता वो नहीं रस्ते तो उन्हें भेजा है। इनका खास ख्याल रखना और हर कोई शिकायत ना होने पाए। वो के डेढ़ कम पर उन्हीं साजिया सनम का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले गए। तुम अर्सुन की कज़न हो? साजिया ने इस्तफसार किया तो सनम ने कहा मैं उसकी बहन हूँ। हाँ हाँ वही कज़न टाइप, वैसे तुम शादीशुदा हो? जी सनम ने कहा तो साजिया ने उसका हल्का सा भराया वजूद देखा तो धीमे लहजे में बोली ये तुम्हारा पहला बेबी है? पहला बेबी है, अच्छा कितने महीने शादी को हुए और तुम्हारा कितना महीना चल रहा है? साजिया सवाल पर सवाल किए जा रही थी पर अब सनम को इरिटेशन होने लगी। जी शादी को 7 महीने हो गए हैं और मैं खुद नहीं जानती कि क्या और कितना महीना है। सनम ने कहा तो साजिया हंस दी।
यू आर सो अलोशी, बहुत प्यारी हो तुम। अच्छा तुम्हारे हस्बैंड भी आए नहीं? वो यहाँ क्यों आएंगे? वो अपने ऑफिस में बिजी होंगे। सनम का दिल क्या अब वो यहाँ से भाग जाए? इतने सारे सवाल, वो भी एक साथ। और सनम बहुत कम बोलती थी। अच्छा तुम यहाँ आराम से बैठो और हाँ कुछ उल्टा सीधा मत खाना। और हाँ जब तक मैं वापस दानिश से मिल कर ना आऊँ तब तक तुम यहाँ से हिलना मत। साजिया बोल कर गई तो सनम ने वेटर से ऑरेंज जूस बनवाया और पीने लगी। काफी सारे बच्चे वहाँ आए हुए थे। मेरा सर फिर चकरा रहा है, थकान भी महसूस हो रही है। सनम अपनी हथेली पर चेहरा टकाए यहाँ वहाँ देखने लगी। तभी घर से सामने से आती साजिया देखी जो 3 साल दानिश को गोद में लिए रश्मि तरफ आ रही थी। वहाँ मुझे तो गफट भी देना है। सनम उठी और साजिया के करीब चली गई। तुम फिर वहां से उठाई? साजिया ने दानिश की तरफ मुतवज्जो होकर कहा। सनम ने कहा नहीं आती, लेकिन ये गफट मुझे देना था। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। असली ये गफट देकर घर चली जाओ। निशा ने गफट साजिया की तरफ बढ़ाया तो दानिश उसे देखने लगा। दानिश बेटा से थे कस तो आंटी फल। साजिया गफट दानिश के हाथों में देकर दानिश को सिखाती हुई बोली थे कि दानिश अपनी तोतली जबान में बोला तो सनम ने उसे हाथ बढ़ाकर गोद में लेना चाहा, लेकिन साजिया ने जल्दी से टोक दिया। डोंट टेक इट लाइट फॉर ये तुम्हारा पहला बेबी है और तुम हो सके तो कुछ भी भारी वजन मत उठाना। दानिश छोटा जरूर है लेकिन बहुत बदमाश है, सकता तुम्हारे पेट में चोट लग सकती है। साजिया से समझाती चली गई। वो क्या समझ गई बेफल? साजिया ने बोझ से दानिश को नीचे उतारा और सनम झक कर वही बैठ गई और दानिश से बात करने लगी और साजिया भी इन दोनों की मासूमाना बात सुन मुस्कुराने लगी। अच्छा सनम तुम दानिश से बात करो, मैं तब तक बेड से पूछ आती हूँ कि कब तक कटेगा। साजिया चली गई तो सनम ने दानिश का छोटी सी उंगली पकड़कर अपने साथ टेबल पर ले आई और बातें करने लगी। आंटी आप ममा की फ्रेंड हो, हाँ वही समझ लो, तब आप मेरी भी दोस्त हो। दानिश ने उसके गालों को चूम कर कहा तो सनम सोचने लगी ये बच्चा कितना ज्यादा केवट और समझदार है। तुमने पढ़ चेंज कर जिक्र तक तो तुम्हें मुझसे प्यार था और आज इस छोटे चौजे पर दाना डाल और किसी की आवाज स्पष्ट से आई तो सनम ने गर्दन मूव कर देखा। 70,000 के अलावा वो भी कौन सकता जो इस तरह बात कर सकते वे फरी पेश मिस्टरली तारीफ मोदाना हो जाता का उस्ताद रहा और की और वही देखी नजर जो किसी भी लड़की को जागो कर सकती थी। सकता चले कर आता उसका वजू नजर तो जो को हो आप यहाँ तुम जहाँ व्यवहार ये कौन है? आंटी दानिश ने कहा तो इसी वक्त रियाज साहब भी आ गए और दानिश को गोद में लेकर सनम से बोले आ जाओ बेटा जी, गेट करने वाला है। शाबाश, लेकिन आराम से चल कर आना। रियाज साहब उस फिर सर पर हाथ फेर कर बोले तो सनम ने सुकून का सांस लिया कि चलो अब कोई नहीं रवा गई तुम तो यहाँ पर भी मेहमान होने को कोई पूछता ही नहीं है। वैसे फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन ये छोटे से चोजे का बाबा मेरा एम्प्लॉई है। समझे? रजा ने कहा तो सनम ने सोचा वो बुरा फंसी क्योंकि रजा से ही चारों तरफ से दे रहा। सनम उठ खड़ी हुई और अपना वजूद चादर से ढककर तजबजब का शिकार हो गई। इतनी प्यारी लगने का हक तुम्हें किसने दिया? रजा सारे फासले मिटाता उसे खुद में समाने का सोच जैसे ही आगे बढ़ा सनम झटक कर पीछे हट गई। रजा खुदा का वास्ता सकता सब देख रहे हैं, कुछ ऐसी हरकत मत कर देना आपके तमाशा बन जाए। रजा मुस्कुरा कर रह गया और उसके हनाई हाथों में सजी शेर चूड़िया से भरी कलाई को अपने मजबूत हाथों में थामता उसे करीब कर गया। नौबत करता हूँ, लड़के की चोट पर कहूँगा। रजा उसे गोद में उठाकर सबके सामने अंदर हवेली में ले गया और सनम डर से चेहरे को दोनों हाथों से छुपा गई। रजा सनम को बानों में लिए हवेली के अंदर ले आया और सनम शर्म और डर कैसे घबरा है। ये आप मुझे कहाँ ले आएगा? रजा मुझे जाने देने बहुत लेट हो चुकी। सनम रजा की पेश कदमी को रोकता हुई बोली ये मेरे दोस्त की हवी है लाई थी तो तुम अपनी मर्जी से लेकर जाओगी, मेरी मर्जी से तुम मेरे साथ गेस्ट हाउस से। रजा तनकाना लहजे में बोला नहीं रसम भाई मुझे लेने आने वाले हैं और मैं कोई तमाशा नहीं करना चाहता। सनम ने रजा का सीने पर हाथ रखकर अबर से कहा मेरे सवालों का जवाब दोपहर चली जाना। कौन से सवाल? सनम जज्बश हुई। अगर सुन तुम्हारा भाई कैसे हवा और तुम तो आला साहब की इकलौती औलाद थी। तेरे साथ कुछ फर्क कहता है। इससे पहले ही सनम सशक्ति रोती हाथ पैर पटकती हुई दौड़कर दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ गई। आला जान सनम आला साहब से लपटती फूट फूट कर रोने लगी। तुम्हारे सवालों का जवाब सनम के पास नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ। सनम मेरी नहीं सकता, मेरी बेटी नहीं है। आला साहब ने सनम को खुद से अलग कर अपनी उंगलियों से उसके आंसुओं को साफ करने लगी। आप झूठ कह रहे हैं। सनम एकदम चेफ पड़ी। सनम जान बचों के जैसे बातें न करे। आला साहब उस पे गालों में हाथ रख सख्ती से बोले आप क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं? आप मेरे आला जान है और मैं आपकी। सनम जान। सनम ने आला साहब के हथेली को चूम कर कहा नहीं सनम जान सकता, हमने बचपन से आपसे झूठ कहा और ये सब छुपाया कि आप हमारी बेटी सनम जान है, लेकिन हकीकत आप भी नहीं। क्या उस सिकंदर की बेटी साथ थी? सिकंदर जिस रात आपके बाबा का एक्सीडेंट हुआ था
मैं उस दिन लेट नाइट अपने ऑफिस से वापस आया था। सकता तभी रात मेरी बीवी साहिबा जानम को रोती बिलखती मिली थी। सकता वो आपको हॉस्पिटल ले आए जहाँ बाद में भी पहुंचा था। वहाँ अस्पताल के एक सीनियर डॉक्टर ने तुम्हें पहचान लिया और साहा खबर पुलिस के चक्कर में ना पड़ जाए, और इसी रात उसके हाथों से वो डॉक्टर जख्मी हो गया और वो आपको लेकर घर आ गई। लिहाजा हमारी कोई फुराद नहीं, और मैं साहा हो गया से ज्यादा चाहता और उसकी आंखों में उदासी नहीं देख सकता। आपको सलाम जान के नाम से पुकारने लगे और दूसरे में आपसे बस यही बात थी सकता सहना कि के बाद आपकी मेरी पूरी जिंदगी बन गई। लेकिन जो विदा और बारे वो समझ हुआ आपको सब आपको तो वह मेरे पास जहाँ पर का मैंने अर्जुन को सब हकीकत से आगाह कर दिया। फिर उसके बाद उसने कहा कि मैं तुम्हें वापस अर्जुन और तुम्हारे प्यारों को सौंप दूँ। तो मैंने वही किया और तुमसे बदसलूकी की ताकि तुम घर छोड़कर चली जाओ। वही हमारे साथ तुम्हें अपने घर ले गया। देखो तुम कितनी खुशगवार सुना है। तुम बहुत बड़ी जिम्मेदारी संभालने जा रही हूँ। का इतना बड़ा मोहदा मिलने वाला है और मैं नाना बनने वाला हूँ। आरा साहब बोलते जा रहे थे और सनम की आंखों से आंसू टूट टूट कर गिरकर उसके कामदानी डूबते में जल हुए थे। वजह आंखें छूटी कर आरा साहब के आखिरी अल्फाज को गौर कर रहा था और दिमाग में जो तोड़ कर समझने की कोशिश कर रहा। सनम पत्नी ठहरा तो बस सनम और आला साहब को देखने में मशहूर था, जो कब से सनम को कंधे से पकड़े प्यार से उसे समझा रहे थे और अपनी सच्चाई से रोशनास करवा रहे थे। तो आप ये सोई मतलब बाबा नहीं सनम को बोलिए तो ये भी सोच सकती हो इस वजह ने बकवास किया या झूठी मोटी कहानी सुनाई है। आला साहब लापरवाही से शाने उठकर कर बोले और गजर से पकड़े ये बाप बेटी का मेरे को डराना देख रहा था। वैसे मैंने तुम्हें अपनी सगी बेटी से भी ज्यादा मान और चाह से पाला कोशा और बेहतरीन पहुंच है। सनम जान हम समझ सकते हैं दामाद जी फार योर काइंड इन्फॉर्मेशन में कोई मामूली गलत नहीं हो और न ही तुम्हारे बाबा साहब वर्जा सुल्तान के मिल में काम करने वाला मेरी ड्रामेटिक मशहूर फैशन डिजाइनर और लंदन में मेरा का वजह है। सो मेरी बेटी को कभी कोई तकलीफ मत देना। वो जो मैंने तो वो मुझे अपने लिए नहीं नारियान चौधरी का मुंह बंद करने के लिए चाहे था, क्योंकि पता नहीं कहाँ से उसे सनम की हकीकत पता चल गई थी और मैं सनम को खोने से डरता था। असल मजबूर और बेबस बना रहा। हाँ तुम्हारे अकाउंट में डबल पैसे जमा करवा दिए और खुश रहो है। मेरी सत्ता में बस यही कहने आया था, अब्बास साहब ने कहा और सनम को सीने से लगा लिया। रजा कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो सनम की कहानी और हालत सुन हंसे या रोया। मेरे बाबा नहीं है छोड़े मुझे। सनम ने कहा ये बचपन से ऐसी ही है, इसका रिकॉर्ड एक जगह अटक जाए तो मुश्किल से ही वो इस बात से आगे बढ़ती है। सनम का माथा चूम कर आगा साहब हंस दिए तो सनम ने रूठे बच्चों की तरह अपना दामन छुड़वा लिया और उसका दिल क्या वो बस कुछ देर अकेले रही थी। बड़ी हकीकत को जानने के बाद सनम को थोड़ा पर चाहे हर आसानी से वो ये सब आजो नहीं कर सकती। ये शादी भी करो भी कर सब पर हाँ कर कहा, लेकिन वो क्यों सारा बहुत अच्छा लड़का है। ऊपर से मामूजाद भाई और तो और काफी अच्छा खानदान है। रोजाना बेगम ने उसे समझाने की कोशिश की, नहीं प्लीज नहीं मुझे नहीं करने, खुदा का वास्ता देखे जबरदस्ती न करें मेरे साथ, मुझे अभी भी एडिट भी करना है और पढ़ना भी आगे है और सावन भाई मुझे सगा भारी लगता है और कहा कि रिश्तेदारी निकाल लाए हैं। आप मुझे नहीं करनी किसी से भी शादी ने, आगे पढ़कर कोई अच्छी सी नौकरी करूंगी और फिर अपने घर के हालत सुधारूंगी। देखे ना अम्मी हम कितनी तंगी का शिकार है, ऊपर से कर्जे कितने ले रखे हैं। ऐसे में मेरी शादी कर देगी तो कोई हल नहीं होगी। ऊपर से कर्जदार सर पर आ बैठे। गेगल ने नागवारी से कहा तो वजारा बेगम खामोशी से उसको कटने लगी। अपनी यूरी ने किसी को पसंद करती हो क्या, अगर है तो बता दो, मैं वहाँ बार चला कर देखती हूँ। भटक दिमाग में फतूर आ गया है। क्या मुझे कोई पसंद नहीं है यार, कुछ करना चाहती हूँ जिंदगी में, मुझे सुकून से रहने दे सकता। शादी ब्याह के ख्वाब देखने छोड़ दे, गल बंद न कर बोली चलो फिर बेटा मुझे क्या सकता तुम्हें जिस चीज में खुशी मिल गई हो वही करो। मेरी दाद तो तुम्हारे साथ रहेगी ना, तुम्हारे साथ कौन सा जबरदस्ती करनी है। शादी करनी है तो करो, ना करनी है तो नहीं करो। जब करनी हो तो बता देना। वजारा बेगम ने गल को कोई से नवाजा। सोफे पर से अपनी किताब उठाकर वापस से पढ़ने में मशहूर हो गई। शादी ब्याह के गाने गाओ बजाओ नाचो। कैसा न उस तरह हमारे घर लगा है। रजिया वसबा के गले रखते हुए बोली, जिस पर वसबा बड़ी मुश्किल से अपना वस्ता जब्त कर पाई है। बेटा तो भी कुछ हल्ला गुल्ला करो घर में, क्योंकि मेरी बड़ी बेटी गल के तो फायदा बनता है और मैं अकेली रही तुम्हारा मजा तेरे साथ हो तो क्या ही कौन का आपस चले। तो वो बेटी की बुरा के दिन भी ऑफिस में बैठा रहा। जरूर बेगम हंस कर बोले। नस्बा हाथों की मेहंदी सूखने का इंतजार कर रही थी। वो मेहंदी के सूखते ही अपने कमरे में जाना चाहती थी। रजिया ने गाने बजाने का इंतजार किया और नस्बा और रजिया की दोस्तों ने खूब जमकर नाच गाना क्या और जरूर बेगम बाहर की और घर की तैयार बजी रही। सारी काम पड़े और अरसों के वहाँ सब तैयारियाँ मुकम्मल हो गई। रजा ने भी बाकी इंतजाम करवा दिए थे। साजिदा बेगम बैठी तस्वीर बन रही थी, तभी उनाया दौड़ती हुई आई। नोनी डार्लिंग जल्दी देखिए आज मैं कौन सा दरीज पहनूं, ये पनक या पर्पल गुलाबी रंग ये पहनो तुम पर जचता है। और सनम क्या कर रही है इसका ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखो, ये कुछ महीने बहुत नाजुक होते हैं। साजिदा बेगम हल्का सा सर को जनबश देकर बोली कि समझ गई वैसे वो सो रही है।
अनाया उछलते कूदते वहां से चली गई। साहिदा बेगम सोचने लगी अब अरसम के निकाह के बाद अनाया की भी रुखसती करवा दी जाए। वैसे भी माजिद अमरीका से वापस आया था। साहिदा बेगम अपनी सोच में और सनम सोती जाती कैफियत में अपने कमरे में लेट कर या खुदा बहुत दर्द हो रहा है, बर्दाश्त नहीं हुआ है, सनम होगा रजा नाराज था। सनम से सकता क्योंकि इस रात के बाद से रजा ने इससे कोई बात नहीं की थी और जान बूझ कर उसे तेज कर रहा था और सनम जानती थी सकता वो नाराज था क्योंकि उसने अपनी मां बनने वाली बात को छुपाई थी। सनम पेट पकड़ कर बैठ गई। मनाया सकता डेढ़ कोई है, जल्दी आई, मुझे बहुत घबराहट सी हो रही है, सर चकरा रहा है। सनम चेपते हुए कराने लगी क्या हो गया। मनाया का कमरा सनम के कमरे से लगा हुआ था। वो सनम की आओ पकार सुन भागती हुई आई। प्लीज डॉक्टर के पास ले चलो, पेट बहुत दर्द कर रहा है और सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। डेढ़ और भाई को कॉल करो जल्दी। सनम पेट पकड़ कर बोली। नाया ने झट से अपने फ्रेंडली डॉक्टर को कॉल किया और डॉक्टर सुना। आधे घंटे के अंदर आकर डॉक्टर सुनाया ना उसको आकर कहा बेबी पीठ में फर्चो और हरकत कर रहा। असल थोड़ी तकलीफ हुई है और ऐसी हालत ऐसा होता रहता है। सनम का बस डिहाइड्रेशन हो गई थी, कुछ मेडिसिन चेंज कर डॉक्टर सुनाया चली गई। साजिदा बेगम के दिल में सुकून सा आया और रसल ऑफिस से भागता अब जल्दी घर आया था। ये सब क्या है ना मुझे लगता सनम को हॉस्पिटल में एडमिट करवा देना चाहे ताकि उसका मुकम्मल इलाज हो। घास चल कर आए हो, कुछ नहीं समझते हो सकता वहाँ थोड़ा बड़बड़ कम करो। अगर ज्यादा दिमाग चलाना चाहते हो ना तो अपनी बीवी का दिमाग खराब करना जाओ अपना काम करो, औरतों के मामलों से दूर रहो। साजिदा बेगम ने झड़का तो सनम और अनाया वो से खड़खड़ा कर हंस दी। सनम बेटा तो हाँ करो और हाँ ये लाल जुआ मैंने तुम्हारे लिए फास्ट कर बनवाया। अभी वैसे भी तुम ज्यादा भारी कामदार सूट नहीं पहन सकती, इसलिए लोग गाँव फ्राक और प्लाजो और शर्ट से अपने आप को ढकना सकता ताकि तुम्हारा बुरा हवा पेट न देखे। तो बनाया के साथ रहना में शादी पर उसको किरदार शहीद हुआ और शाह और मशहूर रहा। तुम घबराना मगर ज्यादा संदेश मत लेना और अगर हल्का सा भी मिजाज खराब लगे तो अपने कमरे में चले जाना। वैसे भी हम लड़के वाले हैं और लड़की हमारे यहाँ ही रुखसत होकर आएगी, इसलिए ज्यादा तुम्हें रस्मों और भीड़ भाड़ में पेश रहने की कोई जरूरत नहीं। न साजिदा बेगम लंबा चौड़ा भाषण देने लगी जिससे सनम ने कान दबा कर सुन लिया। सनम को वैसे भी आज का खुद की जिस्मानी कैफियत सतानी कैफियत और अपने दिल के जज्बात समझ नहीं आ रहे थे। बहुत अजीब सा लग रहा था, कुछ खालीपन का एहसास था, कुछ वो अजीब सा वो समझ नहीं पा रही थी। आरा जान पता नहीं कहाँ चले गए थे और रजा भी आजकल फिर से खड़ूसपन पर उतर आया था। ये दोनों मेरे समझ से बाहर है, सब मिलकर मुझे ही पागल बनाते हैं और नाराज भी मुझसे ही होते हैं। सनम सोच कर अंदर ही अंदर कलश गई। दिगी रजा तैयार होने में मशहूर था। काला करता पायजामा पहनकर वो अपने शरीर को कुआनी तक फोल्ड कर रहा था। संध्या वेद से अपना महंगा परफ्यूम उठाकर खुद पर छिड़का और बालों को तरीके से जेल से फेंक कर अपना फोन उठा और गेस्ट हाउस से बाहर निकल उस पास सीधा ब्यूटी पार्लर से शादी हाल पे फिर वाली जैनब बेगम और रजिया सत्ता मल्ता साहब बाकी मेहमानों के साथ सीधा धूमधाम से मिली हाल में थे। दूसरी तरफ परसों और एसपी फिल्मी भी बारात के साथ साथ निकल पड़े थे। कल तो जबरदस्ती आई थी क्योंकि परसों उस पर एग्जाम थे और वो बस बहन की खुशी में शामिल होने के लिए सफेद रंग का हिजाब और संपल सलवार कमीज पहले बैठी अनाया और सनम का इंतजार कर रही थी। अनाया को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सबके भी एग्जाम थे और सनम के भी लेकिन सनम ने कई महीने पहले ही यूनिवर्सिटी जाना छोड़ दिया और अनाया हमेशा बाहर से हुआ रही साहब भी गलत खरी प्रेस वाले मेहमानों का इस्तेमाल कर रहे थे। दरअसल के खबरें भी पहुंचते और सनम आते भी गुस्से से शामिल। अनाया भी उनके साथ साथ थी क्योंकि साजिदा बेगम की साफ खैरियत थी कि वो सनम के साथ परछाई की तरह रहने में प्यारी सनम में मोटी सनम को देख बहुत खुश हुई थी और उसका गाल पकड़कर खींच रही थी। कितनी ज्यादा मोटी हो गई वो बोलो मोलो सा पेट लगाया हवा बदलता दिल दानत देखा कर शरारत से हंसी। अनायु तुझे क्या लगता है ये ट्विंस बच्चों की माँ बनेगी या टक्कर देख तो सही कितना भराया हवा वजूद हो गया है। दिल अपनी शहादत की अंधी अनाया के कंधे से छूकर बोली को अनाया उस पर बेशरफ ने जाकर गजाला में से तेरी शिकायत करो दी। सनम मसनूई नाराजगी से बुरी बोल दो लेकिन मैं पहले ही कह देती हूँ मुझे एक प्यारा सा बेटा चाहिए जो बिल्कुल रजादारी के जैसा हो गल बट की जा रही थी। जब करूबर नहीं कोई समझेगा तो क्या सोचेगा, ऊपर से यहाँ तुम्हारे मुंह बेट भी आए हुए हैं। सनम जानती थी मर्ता साहब भी यहाँ मौजूद है। दिल ने होंठों पर अंगली रख ली और यहाँ वहाँ देखने लगी। ये रजा भाई तुम्हें यूँ दूर दूर से क्यों देख रहे हैं, सकता कोई झगड़ा हुआ है क्या। दिल ने आईएसपी से सनम के कान में घुसुसाया। सनम ने खतरनाक नजरों से दिल को देखा और फिर अनाया को देखा जो अपने फोन पर सेल्फी और वीडियो बनाने पर पूरी तरह डूबी थी। सनम जोश का गिलास लिए बैठी बातों में खोई हुई थी। तभी उसे कैसे कुछ दर्द महसूस हुआ। सनम अपनी सोच यहाँ वहाँ करने की खातिर आरा जान के बारे में सोचने लगी क्योंकि सनम की जिंदगी का आधा हिस्सा अपने आरा जान के बानों के जोड़े में गुजरा था। सनम को सबसे प्यारा इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ आरा जान के साथ बताए पल को याद कर सनम का वो खुशवार हो जाता।
आई वे विश्व सनम सोचने लगी आला जान विश्व कहाँ होंगे और पता नहीं उसे याद भी करते होंगे या नहीं। सनम यही सब सोच रही थी कि अचानक उसे उल्टी सी महसूस होने लगी और सर्दी शदीद दर्द करने लगा। सनम ने चारों तरफ देखा, सारे लोग आते नहीं। सनम थोड़ी देर बर्दाश्त कर ले, उल्टी कमर सोच कुछ पर सोच सनम अंदर ही अंदर खुद को हलमत देने लगी। मैं खाने वाले सितार की तरफ जा रही हूँ, मुझे भूख लग रही है। ठीक है, मैं भी चलती हूँ। नाया भी उठती हुई बोली तो गल भी साथ चल दी। सनम का सर चकराने लगा और सनम खुद को कोसने लगी और सोचने लगी वो इस कदर नाजुक कब से हो गई है। तबीयत हर वक्त ख़राब सा रहता है। सनम चलते चलते लग गई क्योंकि सामने रजा और मर्तज़ा साहब उसके साथ वाहिद साहब भी खड़े थे। सनम को देख मर्तज़ा साहब के मठिया किस गई और जबड़े पीछे वो तनफर करते सनम के करीब पहुँच गए। सनम को जिस बात का डर था वही हवा खुद को वो कितनी देर पर्दे में रखती और सबसे छपते रहती। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यहाँ आने की कौन लाया है? किसकी इजाज़त से अंदर आई हो? मर्तज़ा साहब सख्ती से बोले। सनम का सर फिर घूमने लगा और उसे थोड़ा सा अजीब सा लगने लगा। आप सनम से इस तरह क्यों बात कर रहे हैं? वाहिद साहब सनम को कंधे से थाम कर बोले, आप नहीं जानती ये लड़की सकता, ये लड़की एक मक्कार है और मेरे रजा पर भी दूर डालने की कोशिश की थी। मर्तज़ा साहब सब भूल भूल अगर वस्ते से चेक कर बोले तो रजा ने वस्ते से आंखें मूंद कर खुले और अपने बाबा साहब के करीब चला गया। बाबा आशा मत गया इस फोपक पर बात करेगी। रजा अपने बाबा को समझाने लगा। तुम चुप रहो। मर्तज़ा साहब खुशबुगे निगाहों से रजा की तरफ देख कर बोले। जरूर बेगम और रजिया भी वहाँ आ गई और भी लोग जमा होने लगे। इसका 2 टक्के कबाब सकता आगा शहबाज एक नौकर घटिया और लालची इंसान है जिसने अपनी अपनी बेटी को सामने कर रखा तो यार अमीर होना चाहा और ये लड़की इसने मेरे बेटे को रजा झूठी मोहब्बत के जाए हासिल की कोशिश की। तो इस लड़की को नहीं जानते हुए बहुत बड़ी आया हो और शाहबाज वक्ती है। मर्तज़ा साहब नफरत में बगू बगू कर तेज से हमला कर रहे थे जो सनम के सीने के आर पार हो रहा था। ये क्या बकवास है और तुम्हारी इतनी जरात कि तुमने मेरी बेटी के खिलाफ इतने घटिया लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया। पहले अपनी बेटी मुस्बा को जरा देखना जिसकी आज शादी है और वो अपने फ्रेंड के साथ फरार होती है। पीछे से एक काफ आवाज़ तो सारे लोग पीछे मरे तो आगा शहबाज सदीफी खड़े दिए हो क्या रहा है, क्या तमाशा लगा रखा है तुम जो सतीफ पर खिलाफ। वो नीचे आकर इनके करीब गया और मामले की गंभीरता को समझकर बोला। सनम कोई और नहीं सादगी या और सिकंदर है मेरी सगी बेंडर ऑफ होली रिश्ता और किसी को कुछ पूछना है यार। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो सामने एरियसन की बात पर रजिया और मर्तज़ा साहब को जैसे साफ सौंप गया। सारी फैमिली मिली हुई है, सब के सब फ्रेंड है। मर्तज़ा साहब से जबत ना हवा और वो नफरत से बोले। बाबा प्लीज खामोश रहिए। रजा का दिमाग घूमने को था। एक दरफून चेफ को सुन सब पछपी जाने मुड़े। वह अपना कंधा पकड़े चेफी और वही जमीन पर गिर दिया। पीछे हाथों में बंदूक लिए खड़ा था। मैंने कहा था अगर मेरा साथ दो लेकिन नहीं तुम्हें तो सनम से दोस्ती निभानी थी। देखो क्या हुआ सूरी बट वो सूरी मरने के लिए तैयार हो जाओ ना। कहता हवा बंदूक सीधा कल की तरफ तान। दिल को पहले ही एक गोली लग चुकी थी। अब आर्यन अपने खतरनाक इरादों को पाइया तकमील पहुंचाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा रजा दौड़ते हुए सामने आ गया और एक कांच की बूटल सीधा निशाना साध कर मारा जो सर पर जा लगा। वो वह हो गया लेकिन इतनी जल्दी नहीं वो हारा था। कुछ भी हो जाए मैं अपने साथ आज सनम को लेकर जाऊंगा। राम के सर से खून की तेज भाग आकर उसके चेहरे पर लकीरें बना रही जो उसे जा दे रही थी। सनम झट से अपने आला जान के पीछे छप गई। सनम को अपनी फिक्र नहीं थी, सत्तर से अपने बच्चे की फिक्र थी जो उसके वजूद में पड़ रहा था। रजा के 2-4 तेज मुक्कों ने ही आर्यन के होश ठिकाने लगा दी। बंदूक छीनकर रजा ने आर्यन की जमकर पटाई की। सनम चाहे सनम को लेने आया खास की तरफ आ उठा कभी देखा ना तो तेरी आंखें नोच कर कुत्तों को खड़ा होगा और तेरी बोटियां शुरू और जंगली जाओ वो सोच कर खाए बेरजा से गुफा था और क्या जुआ राम को वसीफी अपने साथ ले गई। वाहिद साहब और अरसम बिल को एम्बुलेंस में अस्पताल ले गए। गुजारा बेगम का तो रो रोकर हाल बुरा हुआ था, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। मर्तज़ा साहब और जरूर बेगम वापस घर आते थे और बकौल आगा साहब के मुस्बा का कोई अता पता नहीं था। सत्ता उसका फोन स्विच ऑफ जा रहा था और बहुत जगह पता करने के बाद भी मुस्बा का कुछ पता नहीं चला। बाद में उसके कमरे से एक लिफाफा में जिसमें साफ लफ्ज़ों में लिखा वो असम से शादी नहीं करे और हमेशा के लिए घर फो कर रहा थी। जरूर बेगम को अब समझ था कि हो क्यों अकेले जाने की जरूरत मुस्बा को पहले ही सोच अब उसे रंगली जामा पहनाने में देर थी जो आज उसने शादी वाले दिन सबके सामने बेइज्जत कर चली गई। मर्तज़ा साहब को तो समझ ही नहीं आ रहा था उसकी औलाद इतनी नाफरमान कब हो गई। मुस्बा को इतना लाड प्यार सकता नाजूर से पाला और आज वो अपने बाप के मुंह पर कागज मिलकर चली गई थी। जन्नू बेगम तो सर पकड़े बैठी थी। एक बेटी अस्पताल में एडमिट थी और एक बेटी का कोई पता ही नहीं था। जन्नू बेगम को आज अपनी कोताहियों का एहसास हुआ। सकता उसकी इतनी छूट थी कि मुस्बा आज हाथों से निकल गए और सरकश हो गए।
दूसरी बेटी का सोचती तो दिल चेर सा जाता सकता। खुद को बड़ी मुश्किल से संभालते हुए वो अस्पताल पहुंची, जहाँ रज़ाना बेगम पागलों की तरह कॉरिडोर में टहल रही थी। सकता साजिदा बेगम भी बैठी थी। वो वक्त था जो एक ही रात में क्या बनकर उठा और सब खुद पर जबत किए बैठे थी। तिल आवाज आ सनम प्यार से अपने आवाज जान से लड़ती थी। मुझे जब भी रात की जरूरत पड़ती है आप हमेशा वहाँ मौजूद होते हैं। सनम बच्चों की तरह अपने दोनों बाजुओं को आगा साहब के गर्दन पर बांधे उनके सीने से लगी थी। मैं अपनी सनम जान को ऐसे थोड़ी छोड़ सकता हूँ। मुझे हमेशा पता होता है कहाँ मंजूर पड़ती है और कहाँ आपको दिफा करना। आगा साहब सनम की परेशानी छू कर प्यार से बोले, अच्छा अगर ऐसी बात है तो आपने मुझे रजा से क्यों नहीं दिलाई थी? सकता और फिर पैसे से क्यों नहीं दी? मुझे भी छुड़वा लेते उनकी कैद से। सकता में ख्वार भी ख्वार ऊपर से रखे बाबा साहब मुझे हर वक्त जरूर करते रहते हैं। सनम के सीने से खफी से हुई मसलत कुछ बातें मसलत के तहत भी छोड़ी जाती है। मैंने जान बोझ कर थोड़ी दिलाई दी, आप नहीं समझेगा। और सबसे बड़ी बात रजा ने रात को हर मुसीबत से बचाया। उन्होंने रात का दिफा किया और वो तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ दे सकता है। फिर थोड़ा पीछे हटा रहा, कुछ बातें आप नहीं समझ सकती। सकता एक वक्त गुजरेगा और जब आपको तजुर्बा आएगा तब आपको मेरी हर बात समझ आएगी। आगा साहब उसे प्यार से समझा कर उसका शाना थपक रहे थे। जानते थे उनकी सनम जान मोहब्बत की आदि है। अभी जिंदा हूँ, मरी नहीं हूँ। मेरे इम्तहानात है, पूरे 3 साल की मेहनत है। आप वो क्यों नहीं समझते अंकल? आप समझदार हैं। पुलिस डॉक्टर से बात करें, बस कल का दिन है मेरे पास। मुझे यहाँ से डिस्चार्ज करवाए फरमा। दिल होश में आने के बाद से ही बड़बड़ाई जा रही थी। अभी मजीद तुम्हें 3 दिन यहाँ अंडर ऑब्जर्वेशन में रहना होगा, फिर घर चली जाना। रजा मसरूफ अंदाज में बोला, लेकिन मैं ठीक हूँ। अंदर रखा दिल को समझ नहीं आ रहा था वो किस जबान को अपने लोगों को समझाई। गोली निकल दे रही है खैर से, लेकिन मुकम्मल तौर पर तुम सेहत याब नहीं हुई होगा। आला साहब उसके सर पर हाथ रखकर मोहब्बत से बोले, लेकिन अंकल मेरे इम्तहान कुछ करिए। पर इस दिल बेचारी से बोली तो आला साहब हल्का सा मुस्कुरा दिए। साजिदा बेगम ने शक्ल का कलमा पढ़ा था कि उनकी बेटी सनम ठीक है और दिल भी अब खतरे से बाहर थी।